हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन पर्टिकुलर पार्ट्स में जो है हमें उसका मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, उनका इलेक्शन का टाइप किस टाइप का होता है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम जो है 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर किसी भी लॉ को बनाने का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा, और जुडिशरी यदि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस पर अपना न्याय देने का काम करता है। तो मुख्यतः जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका है, ये लॉ बनाने का काम करती है। अब जब लॉ बनाए जाएंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये, एक केंद्र में और एक है राज्य में। जो केंद्र में होता है, लॉ बनाने की जो संस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, संसद, और जो राज्य में होती है उसे बोलते हैं राज्य विधानमंडल। संसद को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है होता है महत्वपूर्ण अंग होता है संसद का। ठीक है, और राज्य विधानमंडल में कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये होता है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब हम संसद की बात करें तो संसद जो है पार्ट 5 आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत आता है, और लोकसभा को आर्टिकल 81, राज्यसभा को आर्टिकल 80 और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में आज हम पर्टिकुलर डिफरेंस देखने वाले हैं, इनके एलिजिबिलिटी देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस वगैरह देखेंगे और इलेक्शन प्रोसेस को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सीट एलोकेट करते हैं सभी के लिए, तो सीट एलोकेशन कौन से शेड्यूल के अंतर्गत होता है, तो 4th शेड्यूल के अंतर्गत होता है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। सो 4th शेड्यूल क्या है, 4th शेड्यूल के द्वारा हम सीट को एलोकेट करते हैं। राज्यसभा को हम जो है सेकंड चैम्बर बोलते हैं, बड़ों की सभा बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं, स्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि ये विघटित नहीं होता, जबकि लोकसभा विघटित हो जाता है। लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर, निचला सदन और चर्चित सभा भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लोकसभा को देखें तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है। लोकसभा की मैक्सिमम सीट की कैपेसिटी जो है वो 552 है, जिसमें से 2 जो होंगी वो एंग्लो इंडियंस के लिए होंगी, 20 जो है यूटीज के लिए होंगी और 530 जो है सीट्स स्टेट के लिए होंगी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 2 एंग्लो इंडियन वाली सीट्स थी इसको हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब जब मैक्सिमम हमारे पास इतना बोला गया, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितनी सीट्स हैं, सो वर्तमान में 543 सीट्स हैं। इन 543 सीट्स में से 13 सीट्स यूटीज़ की हैं और 530 सीट्स किसकी हैं, स्टेट्स की हैं। ठीक है, अब लोकसभा में जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, आम नागरिक इनमें वोट करता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 या 18 साल से अधिक होती है वो यहाँ पे वोट करेगा। ठीक है, अब ये जो वोट की जो एज है ये एक समान नहीं थी। 61th अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा पहले 21 वर्ष एज थी, लेकिन इस 61th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस 21 वर्ष से घटाकर इसकी एज 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेस पे होता है, सबसे ज्यादा वोट मिले वही व्यक्ति यहाँ पे विजेता होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं राज्यसभा। सो राज्यसभा में जो है मैक्सिमम सीट्स कितनी है, 250 जो है मैक्सिमम सीट्स अलॉट की गई हैं, बट वर्तमान में 245 सीट्स जो हैं इसकी हैं। इन 245 सीट्स में से 12 जो सीट्स होती हैं उन पर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं, जो आर्ट किस फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज इट्सेट्रा, लिटरेचर इट्सेट्रा फील्ड से जो है प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग जो है इन व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, 8 सीट जो है वो किसकी हैं, यूटीज़ की हैं, और 225 सीट्स किसकी हैं, स्टेट की हैं। ये जो 8 सीट हैं यूटीज़ की, इनमें से देखो मोस्टली देखो यहाँ पे क्या है, लोकसभा में सभी यूटीज से लिए जाते हैं, बट राज्यसभा में वही यूटीज ली जाती हैं जहाँ पे क्या है, विधानसभा है। तो इसमें कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों से ही 8 सीट होती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से 4 सीट्स, दिल्ली से 3 सीट्स और पुडुचेरी से 1 सीट ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 सीट जो है फर्दर डिवाइड होती हैं। अब राज्यसभा के इलेक्शन की बात करें तो राज्यसभा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, यानी कि
यहाँ पर एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा यहाँ पर जो है क्या होता है, इलेक्शन होता है। आगे इसके इलेक्शन की प्रोसेस को देखेंगे। इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, जबकि लोकसभा का विघटन हो जाता है। जैसे इमरजेंसी लग जाए तो इमरजेंसी के 6 मंथ्स के बाद तुरंत इलेक्शन कराना होता है, या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, और ये जो होते हैं या राज्यसभा जो होती है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर जो है इससे बाहर निकलते हैं और कुछ की एंट्री होती है। इस तरीके से इसका सिस्टम चलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें सीट्स जो होती हैं किस तरीके से बेस्ड होती हैं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे इस तरीके से बेस्ड होती हैं, एक पर्टिकुलर कोई एरिया है और उस एरिया की यदि जनसंख्या 5 लाख के करीब है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, हर एक 10 लाख पर 1 सीट होगी। यानी कि इस हिसाब से कितनी सीट हुई, यहाँ पे 5 सीट हुई। ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट होगी। यदि कोई एरिया ऐसा है जहाँ 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, तो वहाँ 20 लाख पॉपुलेशन पर 1 सीट होगी। ऐसा क्यों किया गया है कि यहाँ कम है तो यहाँ 10 लाख पे 1 सीट है, और यहाँ पर यदि 5 लाख से अधिक है तो 20 लाख पॉपुलेशन पे 1 सीट है। उसका कारण है कि यदि हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते तो इसके द्वारा पॉपुलेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाता है, जिससे हर एक राज्य जो है अपने ज़्यादा सीट्स पाने के लिए मैक्सिमम पॉपुलेशन पर फोकस करते हैं। इससे पॉपुलेशन को लिमिट किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं, जिसमें है सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इनके द्वारा क्या है, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए। सीट्स को किस सेंसस के, मतलब हम जब करेंगे तो एक जनगणना भी देखेंगे, जनगणना के आधार पर जो है इसको फर्दर जो है सीट्स को क्लासिफाई किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट से इतनी सीट्स होंगी। जैसे कि इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1991 सेंसस को आधार बनाया गया और सीट्स को 2000 तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, फिर आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये क्या करता है, 2026 तक सीट्स को लिमिट कर देता है। फिर 86 के बाद 87th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003। अब ये क्या करता है, इसको हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 कहता है, ये यहाँ पे अभी तक जो पॉपुलेशन का बेस ईयर 1991 चल रहा था, अब ये क्या करता है, इस जनगणना का आधार ये 2001 की जनगणना को बनाता है। सो वर्तमान में कौन सी जनगणना का आधार है, 2001, और इसको 2021 तक लिमिट कर देता है कि 2031 तक जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि पर्टिकुलर स्टेट से, जैसे कि यूपी है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यूपी से मान लो 2 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, तो ये 2-3 सीट जो हैं किस बेसिस पे होंगी, ये 2-3 सीट्स बेसिस पे होंगी उसकी जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पे 2021 को बेस ईयर माना कि इस जनसंख्या के इसी आधार पर हम 2031 तक जो है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यही फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, जब भी जिस साल जनगणना होती है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। ये परिसीमन आयोग क्या करेगा, ये सभी स्टेट्स के पॉपुलेशन को देखेगा और उस पॉपुलेशन को देखने के बाद उन पॉपुलेशन के बेस पे ही सीट डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो इस तरीके से ये जो परिसीमन कमीशन बनाया गया है, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ये 4 बार बनाया गया अभी तक, 1952, 1963, 1973 और 2002। हम 2002 के बेसिस पर जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया है। अब हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि हमें राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना है तो हमें हमारे अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात है दोनों में कि भारतीय हो, वही राज्यसभा लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। दूसरा है राज्यसभा के लिए आपको मिनिमम 30 साल एज चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल एज चाहिए, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति है वो SC और ST की सीट्स पर क्या है, खड़ा होना चाह रहा है, मतलब SC ST सीट्स पे जाना चाह रहा है, तो पहली मुख्य बात होगी कि उसको SC ST कम्युनिटी से ही होना चाहिए। अब ये जो व्यक्ति है जो SC ST सीट पे खड़ा है, ये SC और ST सीट पे तो खड़ा हो ही सकता है, बट ये नॉर्मल सीट्स पे भी खड़ा हो सकता है, पर कोई नॉर्मल व्यक्ति SC ST की रिजर्व सीट पे नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आगे अब हम यहाँ देख रहे हैं राज्यसभा का इलेक्शन। सो महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी टाइम हम राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन किस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो इसको यहाँ देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि यूपी है और यूपी में कितनी है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 90 सीट्स हैं, ठीक है। 90 सीट्स यानी कि एक सीट पे एक व्यक्ति ही होगा, तो इस तरीके से कितने हुए 90 एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब राज्यसभा में हर एक स्टेट यूटी से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लेते हैं ये 2 सीट्स जो हैं यूपी के लिए फिक्स हैं, यूपी से आप किसी भी 2 एमएलए को भेज दो, इन्होंने तो बोल दिया 2 एमएलए को भेज दो। अब लेकिन यूपी में भी तो डिसाइड करेंगे कि हम इन 90 में से किन 2 एमएलए को इन सीट्स पर भेजें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम होता है। अब यहाँ पे मान लो इन 2 सीट्स के लिए 5 एमएलए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। 5 एमएलए खड़े होते हैं कि हमें इन 2 सीट्स पे जाना है। अब ये जो एमएलए खड़े होंगे इन्हें वोट डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो 90 एमएलए हैं ये वोट करेंगे इन्हें, ठीक है। एक एमएलए की वोट वैल्यू 100 मान लेते हैं, ठीक है। एक एमएलए है, उसकी एक वोट की वैल्यू 100 है, तो 90 एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो गई, 9000 हो गई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कोटा निकालने का, तो इसका कोटा निकालने का फॉर्मूला है टोटल वोट वैल्यू अपॉइंट टोटल वैकेंट सीट इन राज्यसभा +1 और यहाँ पे भी +1। यानी कि जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा एक एमएलए की वोट वैल्यू 100 है, तो 90 एमएलए हैं, तो सबकी वोट वैल्यू कितनी होगी 9000, यानी कि टोटल वोट वैल्यू है 9000। अब कितनी वैकेंट सीट है, राज्यसभा की 2 वैकेंट सीट हैं, तो 2 वैकेंट सीट हो गई, यहाँ पे +1 कर देंगे और यहाँ 1, तो इस तरीके से 3001 जो है इतने वोट्स एक व्यक्ति को, यदि वो राज्यसभा की सीट पे जाना चाहता है तो उसको मिनिमम इतने वोट चाहिए, इतने वोट चाहिए। अभी हमने देखा कि 1000 वोट वैल्यू है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे जब 100 से, सो एक एमएलए की कितनी वैल्यू, वोट वैल्यू आ गई। एक एमएलए मतलब उसको कितने एमएलए का सपोर्ट चाहिए, अप्रॉक्स 30 एमएलए का उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि कोई 30 एमएलए एक व्यक्ति है उसके पक्ष में वोट कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो वो इस सीट्स पर चला जाएगा। अब यहाँ पे वोटिंग कैसे होती है, प्रेफरेंस बेस पे होती है। कैसे प्रेफरेंस बेस पे, जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा कि राज्यसभा की 2 सीट्स हैं और इन 2 सीट्स पे 5 एमएलए खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, एक आपको प्रेफरेंस लेटर मिलेगा। इस प्रेफरेंस लेटर में क्या होगा कि 5 व्यक्तियों के नाम होंगे इस तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो 90 एमएलए हैं ये कैसे वोट करेंगे, ये ऐसे वोट करेंगे कि 5 व्यक्ति हैं, तो ये सिर्फ एक को, जैसे हम नॉर्मल वोट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसको चूज करना है तो हम यहाँ पे वोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे वोट किया जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस बेसिस पे कि आप पहले नंबर पे किसको देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसको देना चाहते हैं, तो इस तरीके से वोट किया जाता है। फिर इन वोट्स की काउंटिंग की जाती है कि किसको एक नंबर पे सबसे पहले ज़्यादा वोट्स मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक को 30 वोट्स मिले हैं और हमने यहाँ क्या देखा कि यदि हमें जीतना है तो यहाँ इस एग्जाम्पल के तौर पे तो 30 एमएलए का सपोर्ट चाहिए, यानी कि एक तो क्लियर जो है हो गया। अब ए के बाद बी सी डी ई ये 4 लोग और बचे होंगे, तो इसके आधार पर क्या देखते हैं कि जो जिनको भी मिनिमम वोट्स मिले हैं, जिन लोगों को उनको हटा दिया जाता है, उनके वोट्स को फर्दर आगे डिवाइड कर दिया जाता है, दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, फिर उसके आधार पर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन देखा। और लोकसभा का हम जानते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। 5 साल के लिए होता है, 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, प्रेसिडेंट भी विघटित कर सकते हैं, या 5 साल के बाद इसका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो स्वयं विघटित हो जाती है। इमरजेंसी भी लग सकती है, जैसे यदि आपातकाल लग जाती है तो एक समय में आपातकाल को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखो कोई भी व्यक्ति है उसको यदि वो डिस्क्वालीफाई होता है, किसके बेसिस पे, वो मतलब उसके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी बट उन एलिजिबिलिटीज पे वो खरा नहीं उतरा, तो यदि वो एलिजिबिलिटी डिस्क्वालीफाइड हो रहा है किसी चीज़ को लेके डिस्क्वालिफिकेशन बेसिस पे, तो उसको तय कौन करेगा कि ये डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं, उसको प्रेसिडेंट तय करेंगे। लेकिन यदि वो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, यानी कि दल बदल कानून की वजह से कि उसने पार्टी इधर चेंज कर ली, उधर वोट कर दिया पार्टी के अपोजिट जाके, तो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है याद रखना है प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे, वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में जो स्पीकर होंगे वो इस चीज को डिसाइड करेंगे। अब ये जो अपना डिसीजन देंगे, यदि इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये जो है उसको हटा दिया जाना चाहिए, इसकी सीट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या इसको नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, जो भी इनका डिसीजन होगा, इनका डिसीजन अंडर जुडिशियल रिव्यू आता है, याद रखना अंडर जुडिशियल रिव्यू आता है, ठीक है। अब देखो कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सीट है, अब उस सीट
कि रिक्ति कैसे होती है, मतलब वो खाली कैसे होती है सीट। तो उसके डिफरेंट टाइप हैं। यदि कोई व्यक्ति है वो राज्यसभा का भी मेंबर बन गया है और लोकसभा का भी मेंबर बन गया है, दोनों का मेंबर बन गया है, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि 10 दिन के अंदर या तो डिसाइड कर लो तुम्हें किस सदन में रहना है, लोकसभा में जाना है या राज्यसभा में। यदि तुमने कोई भी आंसर नहीं दिया तो तुम्हें तुम्हारी राज्यसभा से सीट समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो किसी भी एक सदन में 2 सीट्स पर है। अभी तक क्या था, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में एक एक सीट पर था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा में कोई व्यक्ति है वो 2 सीट्स पर जमा बैठा है, ठीक है, तो उसको जो है डिसाइड करना होगा किस सीट पर रहना चाहता है वो, अन्यथा उसकी दोनों सीट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की सीट्स पर बैठा है, यानी कि विधानसभा मान लेते हैं, विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों की सीट्स पर बैठा हुआ है। उसको डिसाइड करना है, पार्लियामेंट 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ये टाइमिंग यहाँ पे याद रखनी है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा के लिए 10 दिन का समय दिया जा रहा है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 14 दिन का समय दिया जा रहा है। 14 दिन में उसको डिसाइड करना होगा, अन्यथा उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से सीट क्या है, समाप्त कर दी जाती है। अब कोई व्यक्ति है वो 60 दिन तक गायब है, उसने कुछ बताया भी नहीं है और 60 दिन तक उसकी सीट खाली रहती है, तो उसको उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन 60 दिनों में यदि बीच में संसद का स्थगन या सत्रावसान होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। या फिर सीट कैसे खाली हो सकती है कि पूरे के पूरे इलेक्शन को ही अमान्य घोषित कर दिया गया, या फिर किसी व्यक्ति को जो है उस सदन से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, या फिर कोई मेंबर है वो प्रेसिडेंट चुन लिया गया है या वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है या फिर गवर्नर चुन लिया गया है, तो इस बेसिस पे भी सीट्स जो है रिक्त हो जाती हैं, ठीक है। सो आज के इस सेशन में हमने यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी, इलेक्शन सिस्टम किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है और इनके आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अगले सेशन में हम जो है इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं कि पीठासीन अधिकारी, जो जैसे राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।